राइट सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द क्विज। क्विज में देयर वर इश्यूज, ठीक है। क्विज लोगों ने ठीक नहीं किया था। ऑलमोस्ट नोबडी डिड इट राइट जितने मैंने देखे हैं अभी तक। इक्विलिब्रियम की क्वेश्चंस तक तो ठीक बना ली थी, बट जो इसमें ट्रिक थी, जो चीज़ मैंने थोड़ा ट्रिक की थी ताकि चेक कर सकें, वो चीज़ यू गाइस डिड नॉट पिक, ठीक है। देयर आर फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्विज जो कि आप लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट द क्विज ऑन टाइम, ठीक है। इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज ऑनलाइन कर रहे हैं, नेट का मसला हो सकता है, बट यू हैव टू क्विकली सबमिट इट। मुझे 4:30 बजे तक सोल्यूशन रिसीव होते रहे और लोग कह रहे थे कि बस एक्सेप्ट कर लें। दैट डजंट वर्क। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट द सोल्यूशन ऑन टाइम। जो लेट सबमिशन हो रही हैं विदाउट अ वैलिड रीजन, कुछ लोगों के वैलिड रीजन थे, ठीक है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया और फिर ईमेल बाद में की। दिस कैन बी डन लेटर, ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप रैंडमली उठ के आ जाएं 1 घंटे बाद, 45 मिनट के बाद, और आप एक्सपेक्ट करें कि आपका क्विज एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो दोज क्विजेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड जो कि लेट आ रहे हैं, ठीक है। जितना काम किया होता है आपने टाइम खत्म होने से पहले उतना उसको वाइंड अप करना होता है, वो सबमिट करना होता है। आप क्लास में क्विज देते हैं तो क्या करते हैं, यही करते हैं ना कि जितना हुआ होता है वो सबमिट कर देते हैं। इसमें भी वही काम करना है। सो दिस सिंस दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्विज विद मी, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइम पे चीज सबमिट करनी है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए शुरू में आपको टाइम मेंशन होता है सारा, और मैंने ये भी लिख दिया था कि 20 मिनट में जितना कर सकते हैं करें, उसके बाद ताकि आपके पास 4-5 मिनट हो चीज को स्कैन करके अपलोड करने के लिए। पीपल डिडंट डू इट। और क्लियर इंडिकेशन है कि लोगों ने आपस में डिस्कशन की है, बिकॉज जो गलती है वो स्टैंडर्ड है, सब ने वही गलती की है। there were also uh, there were multiple questions with the same figure, ठीक है बेटा। तो सब लोगों के पास ये एंगल सेम नहीं थे, तो एंगल चेंज हो रहे। इफ somebody just copied this thing from someone else, अगर एंगल किसी और का होगा तो उसको 0 मिलेगा सीधा, ठीक है। क्योंकि आपके अपने क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 85 डिग्रीज है, उसके पास सिर्फ 85 डिग्रीज हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। यू गेट दैट। तो अगर यहाँ पे आपने 45 डिग्री यूज किया हुआ है, दैट मीन्स कि आपने जो काम किया है वो गलत किया, ठीक है। आपने किसी और का सोल्यूशन कॉपी किया हुआ है। तो इफ द डाटा इज इंट राइट, यू गेट एन ऑटोमेटिक 0। सही हो गया। अच्छा जी, इस क्विज को पढ़े। क्विज में जो चीज थी ना देखने वाली, इट वाज दिस स्टेटमेंट हियर जिसको सबने गलत इंटरप्रेट किया है, एवरीबडी। और वो ये थी कि द मैक्सिमम फोर्स अलाउड इन लिंक्स ए बी एंड ए सी आर 200 and 2000 न्यूटन्स। दीज आर द मैक्सिमम फोर्सेज अलाउड, दीज आर नॉट द फोर्सेज इन द स्ट्रक्चर। ए बी के अंदर मैक्सिमम 200 हो सकती है और ए सी के अंदर मैक्सिमम 1200 हो सकती है। दिस वाज व्हाट वाज रिटन। इसका मतलब ये नहीं कि एक में 200 एक में 1200 है। अगर आप ये फोर्सेस लगाएंगे आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। आपने इक्विलिब्रियम चेक करना है ना कि इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। इनमें से कोई एक फोर्स अचीव हो सकती है मैक्सिमम। दैट वाज द पॉइंट, ठीक है। तो अभी अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें मैंने थीटा 85 डिग्री दिया था। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था, दैट डजंट रियली मैटर बिकॉज मैं एंगल चेंज कर रहा था, तो स्कीमेटिक मैंने नहीं चेंज की। आपने बस इसको, क्योंकि ऑफ कोर्स थीटा 85 डिग्री से ऊपर आएगा, बट अगर आप इसको सिर्फ साइन और कॉस के टर्म्स में ट्रीट करें, डजंट रियली मैटर इसकी क्या वैल्यू है। तो 85 हो, 30 हो, 45 हो, इट विल ऑल बी ट्रीटेड द सेम वे। तो आई जस्ट मेक अ स्कीमेटिक ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी इसको यूज भी नहीं कर रहा, तो आई जस्ट कीप दिस इन फॉर्म ऑफ थीटा। अच्छा जी, तो हमारे पास जो स्कीमेटिक बन रही होगी इसकी, देयर विल बी वेट हियर। आपके पास ये दोनों रिजिड लिंक्स हैं, दे कैन हैव कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस, राइट। तो हम इसको, हमें नहीं पता कि किसमें कंप्रेसिव होगी किसमें टेंसाइल होगी, और ये चेंज होती रहेगी एंगल के साथ साथ, ठीक है। तो वी कैन जस्ट टेक दिस एज टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है। हम टेंसाइल ले लेंगे एंड देन इट विल ऑटो करेक्ट लेटर ऑन। सही हो गया जी। ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री। सही। तो वी कैन जस्ट गो अहेड एंड वी कैन वर्क ऑन दिस। तो ये W आ गया हमारे पास, FAC आ गया विद एन एंगल थीटा, FAB आ गया
विद एन एंगल 60 डिग्रीज। जो अगला काम में दैट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई बनाने वाला काम was not difficult. So if we just do this, we have FAB का x component, so we need x and y axis here. So we have minus FAB cos 60 minus FAC cos theta equals to 0, and we have summation Fy equals to 0, which gives me FAB sin 60 plus FAC sin theta equals to W, या minus W equals to 0 था तो equal to W. अब you had to solve this problem in terms of W. This is what we need, what we used to do. ठीक है ना, हमने ये वाला काम मैक्सिमम वाला किया हुआ था. डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन वाज कि हमने इस क्वेश्चन में दो मुख्तलिफ मैक्सिमम फोर्सेस देंगे, वो हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा लिंक मैक्सिमम अचीव करेगा. ठीक है, तो उसका तरीके कार क्या होगा, आप इसको इन टर्म्स ऑफ W सॉल्व करेंगे. तो W जब आप अगर मैं फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज लेता हूँ ना, तो मेरे पास जो सोल्यूशन निकल के आ रहा था, आई हैव डन द सॉल्यूशंस, तो मेरे पास सोल्यूशन आ रहा था 1.732 W और FAC वाज कमिंग आउट टू बी माइनस W. ठीक है, जब मैं थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज डाल रहा था तो इट केम आउट टू बी 2.732 W and FAC was coming out to be minus 1.932 W. ठीक है, तो कोई सी एक नेगेटिव है और नेगेटिव होना जरूरी है. उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास x में सिर्फ यही दोनों फोर्सेस है, तो इनके x कंपोनेंट आपस में कैंसिल होंगे. ठीक है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो दोनों टुवर्ड्स द लेफ्ट नहीं हो सकती, एक को टुवर्ड्स द राइट होना भी जरूरी है. ठीक है ना. फाइनली जो हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 85 डिग्रीज के लिए हमारे पास FAB और FAC जो आएंगे, यू कैन सॉल्व दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ W एंड C. ठीक है, दिस केम आउट टू बी minus 0.206 W एंड दिस केम आउट टू बी 1.183 W. जब ये वाली चीज हो जाती थी ना, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, देन दो सब की अपनी अपनी लिमिट्स हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस केस में मैक्सिमम फोर्सेस जो गिवन थी ना 30 के लिए, तो इट वाज 30 के लिए कितनी है, 30 के लिए है AB में 500 न्यूटन्स थी और मेरे पास AC में 250 न्यूटन्स थी. तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना था. आप अगर फॉर एग्जांपल मैं AB को 500 के इक्वल पुट करता हूँ, तो 500 इक्वल्स टू FAB अगर मैं कर देता हूँ एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.732 W, इससे मैं W निकालूंगा और फिर W से मैं FAC निकालूंगा और FAC में चेक करूंगा क्या FAC 250 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 250 से कम आ रहा है तो आंसर ठीक है. दोनों चीजों को चेक करना था ना. यहां तक ये वाली एक ट्रिक इन्वॉल्व थी, जाहिर है ये डिफिकल्ट पार्ट था, ये नई चीज थी, इसकी वेटेज कम है कोर्स की असेसमेंट. बट जो ये वाला पार्ट है सारा कि आपने जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर्म करनी है, ये वाली चीज तो हम बहुत दफा कर चुके हैं. हमें ये भी पता है कि मैक्सिमम फोर्सेस को ट्रीट कैसे करते हैं, उस चीज की भी वेटेज है. हाँ, ये दो जो हमने फोर्सेस ली हुई है इनको कैसे ट्रीट करना है, ये चीज नहीं थी. इसकी जाहिर है इसमें सोचना था और ये चीज नोबडी गॉट इट राइट. ठीक है, अच्छा अब व्हाट यू विल फाइंड इज कि जब मैं FAB को 500 रखता हूँ ना, FAC 250 से बड़ा आएगा. तो उसके बाद अगला सोल्यूशन क्या निकलेगा, मैं FAC को 250 के बराबर रख के चेक करूं एंड दैट वुड गिव मी W also, बल्कि क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो माइनस नहीं लेंगे, तो इट विल आल्सो गिव मी W इक्वल्स टू 250, which will give me FAB as well. So FAB will come out to be something else. It will come out to be 433, which is less than 500. तो ये solution ठीक है क्योंकि इसमें दोनों चीजें satisfy कर रही हैं. ये भी 250 है FAC और FAB less than 500. ये वाली ट्रिक थी, बट इस पूरी चीज की वेटेज ऑफ कोर्स कम थी बिकॉज ये चीज एक नई चीज थी. लेकिन यहाँ तक जो पार्ट था कि आपने फ्रीबॉडी डायग्राम बनानी है और आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनानी है और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनाने के बाद उसको W के टर्म्स में सॉल्व करना है, ये वाली चीज
अभी क्विज की क्विज की ग्रेडिंग नहीं हुई है, अभी क्विज की ग्रेडिंग करनी है मैंने, ठीक है। ये वाली चीज आपने देखनी थी, ये वाली चीज डब्ल्यू के टर्म्स में मैंने सॉल्व किया क्यों, और उसकी मुझे जो रीजन समझ में आ रही है कि आप लोगों ने आपस में डिस्कशन की थी, सब ने एक ही ट्रैक पे काम किया। आप यू कांट चीट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? इतनी तो मोरल आपकी अपना कंपास होना चाहिए कि आप सीधा काम करें। वाई डू यू चीट? मतलब क्या फायदा हुआ चीटिंग करने का? सबने गलती कर दी। अगर लोग खुद से कर रहे होते तो इट वाज लाइकली कि कोई ना कोई सही चीज पे अराइव हो जाता। डू नॉट डिस्कस अमंग योरसेल्फ प्लीज। अभी मैं ग्रेडिंग करूंगा एंड देन आई सी कि किसने अगर किसी ने डायरेक्टली जो है कॉपी किया हुआ एंड देन कोई कोई रिटेक नहीं होगा, कोई देयर विल बी नो रीटेक। यू हैव टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस बेटा। देखो इसमें तो जो भी असेसमेंट होती है, क्योंकि सबने सेम तरह का क्विज नहीं लिया, कुछ लोगों ने किसी हद तक किया है, कुछ लोगों ने किसी डिफरेंट लेवल तक किया है, एंड द ग्रेडिंग इज रिलेटिव। तो इट डजेंट रियली मैटर कि सबने क्विज कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर किसी ने 60% क्विज किया और किसी ने 10% क्विज किया है ना, तो उन दोनों को डिफरेंट रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बिकॉज जिसने 60% किया उसने बेहतर किया है, ठीक है। तो क्लास में ये वाले क्विज जिसने सबसे अच्छा किया है उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तो कोई भी क्विज रीटेक नहीं होगा, ये वाली प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, और यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन एमई डिपार्टमेंट विल नॉट डू दिस विद यू, ठीक है। कोई क्विज रीटेक नहीं होगा। तो वट एवर हैज हैपेंड एंड विल लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस। क्विज वाज वेरी वेरी सिंपल। आप मैंने आपके सामने ये चीज लिखी है ना, दिस टुक मी 2 minutes टू राइट, 2-3 minutes टू राइट। उसके बाद इसको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा मुझे 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम हाथ से करने। तो दिस शुड नॉट हैव बीन डिफिकल्ट। एक मैं ट्रिक और बता देता हूँ छोटी सी, उसको गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास कोई चीज डब्ल्यू की टर्म्स में आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, और सिर्फ एक चीज है राइट साइड पे, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100, सॉरी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100 गिवन है या ऐसे कुछ गिवन है, ये वाली चीज नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे भी डब्ल्यू की टर्म्स में, सिर्फ डब्ल्यू की टर्म्स में चीज है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। इट्स अ सिंगल वेरिएबल जिसकी टर्म्स में आपकी राइट हैंड साइड डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू का कोई वेरिएबल, तो जीरो इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, तो जीरो इज जीरो टाइम्स डब्ल्यू। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिया होगा तो ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो जस्ट जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ डब्ल्यू के टर्म्स में दिस इज जीरो टाइम्स डब्ल्यू, ठीक है, सिर्फ डब्ल्यू के टर्म्स में राइट हैंड साइड डिफाइंड है, देन व्हाट यू कैन डू। अब ये ट्रिक है, इसमें कोई ऐसा मैथमेटिकल वो चीज वो नहीं है, बस आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट लेट डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, तो राइट दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 1, ठीक है। एंड यू कैन सॉल्व दिस थिंग ऑन अ कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर में अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस बिकम्स x एंड दिस बिकम्स y, दिस बिकम्स x एंड दिस बिकम्स y, एंड व्हाट यू एंड अप विद, यू एंड, अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा ना, फॉर एग्जांपल 30 के लिए सॉल्व करूंगा, तो थीटा इक्वल्स टू 30 के लिए दिस विल गिव मी एफ ए बी इक्वल्स टू 1.732 और एफ ए सी इक्वल्स टू -1। अब कंपेयर कर लें ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब आपके पास यहाँ पे 1.732 डब्ल्यू आ रहा था, यहाँ पे -w आ रहा था, मैंने w को 1 ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे w की जगह पे 1 हो गया सिर्फ, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी हो ना इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल अननोन कांस्टेंट जो कि राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो उसके लिए ये चीज होती है। अगर अगर यहाँ पे इसकी इसकी कंडीशन ये है कि दोनों की राइट हैंड साइड सिर्फ w की टर्म्स में डिफाइंड होनी चाहिए, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं हो सकता। अगर लेट्स से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती, सिर्फ w की टर्म्स में लिखा हुआ है, देन यू कैन एक्चुअली डू दिस थिंग, यू कैन अप्लाई दिस। तो हमारे पास एफ ए बी आ गया, एफ ए सी आ गया, एंड सिंस वी लेट w इक्वल्स टू 1, तो w 1 की जगह पे यू कैन जस्ट राइट w बैक। तो दिस, इफ यू जस्ट डू दिस, यू कैन सॉल्व दिस थिंग इन अंडर 5 मिनट्स। ये प्रॉब्लम 20 मिनट मैंने ज्यादा दिए थे, एक सिंगल पॉइंट सॉल्व करना था, हमने सवाल मल्टीपल पॉइंट्स ही किए हुए थे, ठीक है। दिस वाज जस्ट वन पॉइंट जिस पे आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। तो इसके लिए 20 मिनट बहुत थे सॉल्व करने के लिए, और 5 मिनट इस क्वेश्चन के लिए गिवन थे इन ऑर्डर टू एक्चुअली अपलोड द क्विज। इस क्वेश्चन में 20 मिनट अगर आप हाथ से भी करेंगे 20 मिनट में सॉल्व कर सकते, कोई मसला नहीं था। उसके लिए बस करना क्या था, पढ़ के आना था।
जो कि मेजॉरिटी पढ़ के नहीं आई थी। स्लाइड्स देखने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई और एग्जाम की तैयारी की थी। यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन देख के चीज को सॉल्व करेंगे आपको कभी भी नहीं आएगी चीज। आपको सॉल्यूशन देखे बगैर चीज को सॉल्व करना है। और उसका तरीका ये होता है कि अगर आप स्लाइड से भी पढ़ रहे हैं तो आप स्लाइड के क्वेश्चन निकाल के कहीं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कट पेस्ट करके फिगर्स को स्निपेट निकाल के कहीं और रख लेते हैं क्वेश्चंस और फिगर्स, and then you solve the problems together without looking at the solution. Solution नहीं देखना तुम्हारा, the moment you look at the solution आपका mind close हो जाता है, you can't think. नए सवाल को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स डेवलप होनी होती है, दिमाग में जो लॉजिक डेवलप होनी होती है, वो बिल्ड नहीं होती है। तो प्लीज फोकस एंड वर्क। अभी तो क्विज 2 हुआ है, वी स्टिल हैव अपॉर्चुनिटी, वी हैव असाइनमेंट्स जिससे नंबर कवर हो जाएंगे। एंड क्योंकि ये क्विज रिलेटिवली किसी का भी क्लास में बहुत अच्छा नहीं हुआ तो इससे कोई बहुत ज्यादा झटका नहीं लगेगा। ऑल्दो लगता है क्योंकि पूरी क्लास की अगर एवरेज डाउन हो रही होती है तो एवरेज ग्रेड भी डाउन हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सब खराब क्विज करते रहे और खराब असेसमेंट करते रहे, एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों के अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग। मुझे जो नजर आ रहा है काम नहीं कर रहे लोग, सही पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बगैर काम नहीं चल सकता। देयर इज अ लॉट टू डू इन दिस कोर्स। अब बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं बुक के अंदर, उनको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे यू कांट वर्क, यू कांट पास दिस कोर्स, ठीक है। तो ये वाली चीज तो हो गई जो मैंने डिस्कस करनी थी, ठीक है जी। अगली जो चीज है जो आई नीड टू now move on to is basically the same thing that we have been working to, right? हम लोग equilibrium in 2 dimensions की बात कर रहे हैं, हम उसी की बात करेंगे, सही। अब क्विज से रिलेटेड नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब हो जाएंगे उसके बाद अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कीजिएगा, उससे पहले डोंट सेंड मी योर क्वेरीज के मेरे नंबर कितने, ठीक है। जब मैं आपके सबके क्विज के नंबर्स अपलोड हो जाएंगे, जिसने क्विज LMS पे अपलोड नहीं किया मुझे ईमेल किया था विद इन सम टाइम, उसके नंबर लग जाएंगे, ठीक है। और अभी जिसने भी LMS पे अपलोड नहीं किया ना उसका वहां पे 0 आ रहा है, दैट डज नॉट मीन कि उसका 0 ही रहेगा, वो LMS ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। जब जैसे ही क्विज ग्रेड होता है तो फिर आपको नंबर पता चल जाएंगे। जिसने LMS पे अपलोड किया हुआ है उसके नंबर अभी आ रहे हैं कि उसकी ग्रेडिंग बाकी है, नीड्स ग्रेडिंग का आ रहा होता है। बट जिसने क्विज अपलोड ही नहीं किया उसको ऑटोमेटिकली 0 लग जाता है। बट आई कैन ओवरराइट है, ठीक है, वो मैं चेंज कर दूंगा। बट टाइमिंग का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये लेट टाइमिंग वाली चीज एक दफा आप लोगों ने कर ली है बिकॉज यू वर टेकिंग द क्विज फर्स्ट टाइम विद मी, अगली दफा ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग क्या काम कर रहे थे? हम लोग काम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज इन 2 डायमेंशन। तो हमने पिछली क्लास में रिजिड बॉडीज की फ्री बॉडी डायग्राम स्टडी की थी, कैसे बनती हैं। उसके बाद तो ये भी रिजिड बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक टेबल पूरा देखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग रिएक्शंस निकाल सकते हैं, राइट। कि अगर हमें कोई भी रिएक्शन चाहिए होगा वी कैन टेक द रिएक्शंस आउट एंड देन वी कैन अप्लाई देम टू आवर ओन फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक बेसिक सी एग्जांपल देखी थी, बहुत सिंपल एग्जांपल थी। इसके अंदर अप्लाइड मोमेंट भी था 500 न्यूटन मीटर, एक अप्लाइड फोर्स थी 900 न्यूटन की, और हमारे पास ए और बी पे चीज सपोर्टेड थी। तो व्हाट वी फाउंड आउट कि हमारे पास जो ए और बी पे चीज सपोर्टेड है तो वी आर गोइंग टू हैव रिएक्शंस एट ए एंड रिएक्शंस एट बी पे सिर्फ क्योंकि रोलर सपोर्ट है तो एक नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन आ रहा है सरफेस पे नॉर्मल, और ए इज अ फिक्स्ड स्लाइडर, तो स्लाइडर है रॉड के ऊपर, और ये स्लाइड जो ये स्लीव है ये आपके लिंक के साथ वेल्डेड है या फिक्स्ड है, तो इसमें मोमेंट का रिएक्शन भी आ रहा है और सरफेस के नॉर्मल एक रिएक्शन भी आ रहा है। तो ओवरऑल 3 रिएक्शंस हैं, वी कैन सॉल्व अप टू 3 रिएक्शंस इन दिस इन रिजिड बॉडी इक्वेशंस, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स अप्लाई होता है पूरी बॉडी के ऊपर, समेशन एफ वाई अप्लाई होता है पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी वाई में फोर्स अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो जाएगी। तो वाई में 900 न्यूटन यहाँ अप्लाई हो रहा है, बी वाई यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर फोर्सेस इक्वेट हो रही है, नॉट अ पॉइंट। उसके बाद जब हमें मोमेंट लेना होता है तो मोमेंट लेने के लिए वी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ए के अबाउट मोमेंट लिया था, जो अप्लाइड मोमेंट होते हैं वो एज इट इज आ जाते हैं, तो सॉरी जो कपल मोमेंट्स होते हैं तो 500 न्यूटन मीटर डायरेक्टली आ गया क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आ गया,
एम ए इज ऑल्सो कपल मोमेंट रिएक्शन है, लेकिन कपल मोमेंट है, तो एम ए इट सेल्फ इज गोइंग टू अपीयर, तो एम ए is anti-clockwise, so it will appear as positive. ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 900 न्यूटन की फोर्स है और बी वाई की फोर्स है, इसको हमने इनका फोर्स, इन फोर्सेस के मोमेंट्स निकालने, तो जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव आ गया 900 वाला, और जो एंटी क्लॉकवाइज है बी वाई वाला वो पॉजिटिव आ गया। ये मोमेंट आर्म दोनों के निकाल के वी डिड दिस एंड वी वर एबल टू फाइंड आउट एम ए एज वेल। ठीक हो गया। ये वाला जो काम है हमारा, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया। ठीक है, तो आज हमने इससे आगे बात करनी। तो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो है इट इज एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमें जिस रिजिड बॉडी को सॉल्व करना है, इट इज दिस आर्म हेयर, जो यहाँ पे रिजिड बॉडी नजर आ रही है, ये वाली रिजिड बॉडी को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, एंड इट इज रिटन कि हमारे पास पॉइंट सी के ऊपर पिन है और पॉइंट बी के ऊपर एक रिजिड लिंक लगा हुआ है ए बी, और एक वेट हैंग हुआ हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। जो मास है ना, ये वाला पॉइंट बी के ऊपर जो मास है, दिस इज 2 मेगाग्राम्स या फिर 2000 किलो। बुक इसको mg लिखती है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, बट बुक में क्योंकि लिखा होता है तो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर। दिस इज सिंपली 2000 kgs और कुछ भी। सही है। अब हमारे पास निकालना क्या चीज़ है, वी नीड टू फाइंड आउट कि अगर इस लिंक के अंदर मैक्सिमम जो फोर्स हो सकती है दैट इज 40 किलो न्यूटन, 40,000 न्यूटन या 40 किलो न्यूटन फॉर शॉर्ट। तो आप इसको कितने डिस्टेंस x के ऊपर मैक्सिमम लगा सकते हैं, एंड योर इंट्यूशन शुड एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग हियर कि ये जितना दूर जाएगा इसका मोमेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इफ यू थिंक अबाउट दिस, तो अगर मैं पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट लेता हूं, तो हमारे पास सी पे अगर कोई रिएक्शंस आ रहे हैं उनका कोई मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, मोमेंट सिर्फ हमारे पास जिस फोर्स का हो गया ए बी का, और मोमेंट होगा इस वेट का। तो यहाँ पे एक वेट एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, तो इस फोर्स के कॉम्पोनेंट्स है ऑफ कोर्स। ठीक है, बल्कि वेट भी हमने ड्रॉ किया हुआ, तो लेट्स जस्ट राइट दैट डाउन एज वेल। ठीक, तो हमारे पास टी ए बी के मोमेंट हैं और डब्ल्यू का मोमेंट है, तो इसका मतलब है ये दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं एक्स बढ़ाते जाऊंगा, वेट सेम है, लेकिन जैसे जैसे मैं एक्स बढ़ाते जाऊंगा वेट का मोमेंट बढ़ता जाएगा, राइट, क्योंकि मोमेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टाइम्स एक्स इन दिस केस। टीएबी का जो मोमेंट है वो अगर इसको बैलेंस करना है तो टीएबी का डिस्टेंस तो नहीं बढ़ सकता, टीएबी फिक्स है अपनी जगह पे। तो टीएबी का जो मोमेंट है वो किस तरीके से बढ़ सकता है इस मोमेंट डब्ल्यू के मोमेंट को बैलेंस करने के लिए, कि टीएबी की फोर्स इटसेल्फ बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो द क्वेश्चन सेज कि मैं एक्स को कितना बढ़ा सकता हूं कि मेरी यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स अचीव हो जाए। मैक्सिमम फोर्स कितनी है, 40 किलो न्यूटन की। तो टीएबी की मैक्सिमम वैल्यू 40 किलो न्यूटन के लिए वी नीड टू फाइंड आउट कि ये एक्स डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। अच्छा जी, रिएक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो टीएबी आ गया लिंक। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट सी के ऊपर पेन है, तो सी के ऊपर हमारे पास सी एक्स और सी वाई होंगे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द फ्री बॉडी डायग्राम दैट वी हैव। हमारे पास ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इस फ्री बॉडी डायग्राम को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने अननोन्स हैं, बेसिकली हमारे पास 3 अननोन है, सी एक्स सी वाई और एक्स। टीएबी हमें उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया, टीएबी इज 40 किलो न्यूटन, तो टीएबी अननोन नहीं है। हमारे पास जो 3 अननोन है दे आर सी एक्स सी वाई एंड एक्स। डब्ल्यू भी पता है, टीएबी भी पता है, एक्स नहीं पता, सी एक्स सी वाई नहीं पता, तो वी नीड टू सॉल्व इट। फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू मेक अवर एक्सेस सिस्टम, तो विल मेक अवर एक्सेस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारी जो फोर्सेस हमें हमने फिक्स कर रही हैं, जो हमें फोर्सेस पता है वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक टीएबी पता है और एक डब्ल्यू पता है। ये दोनों फोर्सेस हमें पता है। ठीक है, तो टीएबी 40 किलो न्यूटन है बिकॉज ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए कि कितना एक्स हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल। काम इक्विलिब्रियम अप्लाई करने का एग्जैक्टली सेम है, हमने सेम काम करना है। हमने
समेशन एफ एक्स अप्लाई करना है, समेशन एफ आई अप्लाई करना है, और उसके बाद फिर हमने समेशन एम अप्लाई करना है। तो समेशन एफ एक्स अप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास जितनी भी एक्स की फोर्सेज है वो आ जाएंगी। एक्स के अंदर हमारे पास सी एक्स है और एक्स के अंदर टी ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट है। तो टी ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट इज 4/5 टाइम्स टी ए बी। एफ ए बी कहना चाहें आप एफ ए बी कह सकते हैं, अभी हमने इसको टी ए बी कहा, डजंट रियली मैटर, ठीक है, नाम दिया वैसे सिर्फ। तो 4/5 टाइम्स टी ए बी is negative and Cx is positive. Cx minus TAB times 4/5. This is the first equation. एक unknown है इसके अंदर, TAB तो fixed है ना हमारे पास 40. एक unknown है Cx. So we can actually go ahead and find out Cx. ठीक है, Cx आ गया. Y के लिए भी हम सेम कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम y के लिए काम करेंगे तो y में हमारे पास कितनी फोर्सेज है? y में हमारे पास Cy है पॉजिटिव, TAB का y कॉम्पोनेंट है 3/5 से निकलेगा पॉजिटिव, और W नेगेटिव है। ठीक है, तो वी हैव Cy प्लस TAB 3/5 माइनस W इक्वल्स टू 0। अगेन सब कुछ नोन है, सिर्फ Cy अननोन है। W भी नोन है 19.62 किलो न्यूटन्स, TAB भी नोन है 40 किलो न्यूटन्स। वी कैन जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज Cy। ठीक है, तो Cy नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है हमारी अज्यूम डायरेक्शन जो थी वो ठीक नहीं थी, एक्चुअल डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, बोलिए। ये TAB 4/5 माइनस में बिकॉज एक्स राइट की तरफ पॉजिटिव है और TAB का जो एक्स कंपोनेंट है वो लेफ्ट की तरफ है, वेक्टर है ना, तो हम एक्स के रेफरेंस से, एक्स और वाई के रेफरेंस से देखते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव। तो CX जो हमने कंसीडर किया है वो राइट की तरफ है, तो ये पॉजिटिव ले रहे, और TAB क्योंकि टेंशन है तो मैक्सिमम हमने उसमें क्वेश्चन में गिवन था 40 किलो न्यूटन की टेंशन मैक्सिमम है, तो अगर ये टेंशन की फोर्स है देन वी हैव टू टेक इट अपवर्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये हमें चीज पता है कि टेंशन की फोर्स पॉइंट के बाहर की तरफ होती है, और इसका जो कंपोनेंट बन रहा होगा एक्स की डायरेक्शन में दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये वजह है कि नेगेटिव है, सही है ना। अच्छा, Cx आ गया, Cy आ गया, अब हमें मोमेंट की इक्वेशन अप्लाई करनी है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि मोमेंट की इक्वेशन यूजुअली ऐसी जगह अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारे चीज सबसे सिंपल हो जाए। ठीक है, तो ऑल्दो हमने Cx Cy निकाल ली है, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं Cx और Cy को निकाले बगैर भी x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आई डोंट नीड Cx एंड Cy। अगर क्वेश्चन में सिर्फ मुझे x की वैल्यू पूछी हुई हो ना, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट x, आई डोंट इवन नीड दिस टू इक्वेशंस। और उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि मैं ऐसी कोई मोमेंट की इक्वेशन लिखूं जिसमें Cx और Cy आई नहीं। अब वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे पॉसिबल होगा कि मैं पॉइंट C के ऊपर मोमेंट ले लूं। अगर मैं पॉइंट C के ऊपर मोमेंट ले लूंगा तो मेरे पास Cx भी पॉइंट C से पास हो रहा है, Cy भी पॉइंट C से पास हो रहा है, तो इन दोनों के कोई मोमेंट नहीं आएंगे। तो आई डोंट नीड Cx एंड Cy टू एक्चुअली फाइंड x। ठीक है, तो क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने के लिए यू आल्सो नीड टू लुक एट दिस कि मोमेंट किधर अप्लाई करना है कि मोमेंट की इक्वेशन सबसे सिंपल हो जाए। ठीक है, तो अगर अब हम पॉइंट C के ऊपर मोमेंट लगाएं तो हमें पास क्या क्या मोमेंट्स होंगे? हमारे पास वेट का ऑफ कोर्स मोमेंट होगा। ठीक है, वेट का जो मोमेंट होगा ये इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग लाइक दिस। ठीक है, पॉइंट C के अबाउट, तो दिस इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट। TAB के दोनों कंपोनेंट है, ठीक है, तो y कंपोनेंट जो है उसका मोमेंट इस तरीके से बन रहा है, इस सेंस में रोटेशन बन रही है, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। और इसके x कंपोनेंट का भी मूवमेंट बनेगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ना ये छोटा सा डिस्टेंस 0.2 मीटर्स मेंशन किया है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है ये दिखाना कि हमारे पास Cx की फोर्स और ये जो TAB का x कंपोनेंट है, दिस इज TABX, ये दोनों एक लाइन में नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट ये TAB का x कंपोनेंट पॉइंट C से पास नहीं हो रहा, ये डिस्टेंस के ऊपर है। जब डिस्टेंस के ऊपर है तो इसका कोई ना कोई मोमेंट होगा, तो इसको मोमेंट कितना होगा? तो ये इस तरीके से, ये पॉइंट C है, यहाँ पे TAB एक्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस 0.2 मीटर्स है, तो हमारे पास इस तरीके से एक रोटेशन की सेंस प्रोड्यूस हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, TAB का x कंपोनेंट। सही है ये।
तो वहां पर ये रोटेशन की सेंस प्रोड्यूस हो रही है, तो दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। टीएबी एक्स का मोमेंट आर्म कितना है? टीएबी एक्स का मोमेंट आर्म है 0.2। टीएबी वाई का मोमेंट आर्म कितना है? दिस इज टीएबी वाई, इसका मोमेंट आर्म कितना है? 4 मीटर। डब्ल्यू का मोमेंट आर्म कितना है? एक्स, सही है। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके समेशन एम एक्स समेशन एम सी की इक्वेशन लिख देते हैं। समेशन एम एट पॉइंट सी दैट कम्स आउट टू बी x component is 4/5, ठीक है। TAB x is 4/5 times TAB, 4/5 times TAB, इसका मोमेंट आर्म है 0.2, मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ गया। TAB का y component is 3/5 times TAB, ये TAB y है, इसका मोमेंट आर्म है 4 मीटर्स, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आ गया। फाइनली W का मोमेंट क्लॉकवाइज है, W टाइम्स x, वो भी हमने यहाँ पे लिखा। इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है x, यू कैन सॉल्व फॉर x, आपको सी की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमने इसको बगैर सी एक्स और सी वाई के सॉल्व कर लिया। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी हो ना, आई जस्ट नीड टू राइट समेशन एम एट सी, दैट्स इट, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम में कहीं और रिएक्शन लगा हुआ है तो हो सकता है हमें फोर्सेस सॉल्व करनी पड़े, बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इट इज इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग जस्ट द मोमेंट इक्वेशन। समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई की जरूरत नहीं है एक्स निकालने, और अगर आपको खाली में एक्स निकालने पूछ रहा हूँ और आप खाली समेशन एमसी लिख के एक्स निकाल देते हैं, दैट इज गुड इनफ। ये नहीं जरूरी होता कि नंबर के लिए बाकी है 2 इक्वेशंस भी लिखनी पड़ेंगी, जो पूछा गया वो कर दीजिए, दैट्स फाइन। अगर बोला हुआ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी बनाएं और एक्स निकालें देन बना दें, बट अगर सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालिए तो यू कुड हैव जस्ट रिटन समेशन एमसी इक्वल्स टू 0, दैट वुड हैव बीन फाइन, ठीक है। ओके जी, तो इस सवाल में कोई मसला है तो पूछ लीजिए बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मोमेंट वाली इक्वेशन एक बार दोबारा बताओ। अच्छा बेटा, मोमेंट, सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें नोट करने का कि मोमेंट किसी एक पॉइंट के ऊपर के अबाउट लिया जाता है ना, और बाय पॉइंट भी मीन के 2D में इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक z एक्सिस है, तो C के ऊपर एक z एक्सिस है, उस पर हम मोमेंट लेना चाह रहे हैं, एक्सिस के अबाउट मोमेंट होता है। फिर हम ये देखते हैं कि मोमेंट कहाँ ले रहे हैं, हम मोमेंट ले रहे हैं C के ऊपर, ताकि सी एक्स और सी वाई का कोई मोमेंट नहीं है, वो हमने ले लिया। ये हम इंटेलिजेंटली चूज करते हैं ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ फोर्सेस का मोमेंट 0 हो जाए, तो हमने सी पॉइंट चूज किया बिकॉज ये रिएक्शंस है। अगर हमें रिएक्शन नहीं भी पता हम एक्स सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं सी पे ले लूँ तो मैंने सी पे ले ली। फिर हम देखते हैं इसके अलावा कितनी फोर्सेस है जो कि मोमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। डब्ल्यू एक फोर्स है जो कि मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज डब्ल्यू सी के थ्रू पास नहीं हो रहा। कौन सी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करती है? जो कि उस पॉइंट के थ्रू पास नहीं हो रही हो, ठीक है। तो डब्ल्यू पॉइंट सी के थ्रू पास नहीं हो रहा तो डब्ल्यू का मोमेंट होगा, राइट। डब्ल्यू का पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है ना, यही डिस्टेंस अब यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज स्टिल एक्स। अगर आपको पॉइंट सी से ही मेजर करना है तो आप डब्ल्यू की लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर दें और सी से डिस्टेंस मेजर कर लें, इट विल टर्न आउट टू बी एक्स। फिर टीएबी के 2 कंपोनेंट्स हैं, टीएबी वाई और टीएबी एक्स, दोनों के मोमेंट आ रहे हैं। आपको यूजुअली एरो बना के ना यू कैन चेक कि हमारे पास मोमेंट किस तरह होगा। तो टीएबी एक्स इस तरीके से है तो इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, सही है। सिमिलरली आपके पास टीएबी वाई इस तरीके से, तो इसका मोमेंट भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीएबी एक्स और टीएबी वाई, दोनों के मोमेंट आर्म हमें पता है 4 मीटर्स से 0.2 मीटर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स दोनों के लिख दिए, डब्ल्यू का क्लॉकवाइज मोमेंट है वो भी लिख दिया। इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक अननोन है एक्स, वो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। दिस इज आपको करके देखिए, पीछे हमने मोमेंट्स के सवाल अलग से भी किए हुए हैं, दिस इज द एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो हम करते हुए आ रहे हैं, राइट। अच्छा, 1 मिनट से कम टाइम रह गया, प्लीज रीजॉइन कर लेते हैं ताकि हम एक और सवाल देख लें एंड देन वी कैन एंड। थैंक यू। इस सेशन में बेटा अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए अपनी, ठीक है। तो सब लोग अपनी अटेंडेंस भी लिख दें एंड वी कैन कंटिन्यू एज वेल। अच्छा जी, एक और सवाल, इस सवाल में हमने एक और चीज़
समझनी है बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से सवाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। वो चीज़ क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन विल लुक एट व्हाट इज द ट्रिक टू इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। एक हमारे पास लोडिंग कार्ट है, विच इज कि हम कोई सामान को ऊपर पुल करना चाह रहे हैं, तो एक इंक्लाइंड स्लोप के ऊपर एक कार्ट में रख के उसको पुल कर रहे हैं। तो ये वर्टिकल से 25 डिग्रीज एंगल के ऊपर ये कार्ट पुल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास रिजिड लिंक है या केबल है, इट्स केबल अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ केबल अटैच्ड, इससे ये चीज पुल हो रही है। दो व्हील्स हैं इसके जो कि एक सरफेस के साथ इन कांटेक्ट है, और ये कार्ट अभी स्टेशनरी है, स्टैटिक पोजीशन में खड़ी है, ठीक। सारे डिस्टेंसेस वगैरह उन्होंने हमें बताए हुए, उन्होंने बताया हुआ कि इस कार्ट का जो इस कार कह रहे हैं हमें, लोडिंग कार जो है, इसका जो वेट है दैट इज 5500 पाउंड्स एंड इट इज एक्टिंग एट पॉइंट जी, ठीक है। और हमें अब इसका टेंशन निकालनी है केबल की और रिएक्शन निकालने हैं हमारे पास जो दो व्हील्स के होंगे ना, कि फ्रंट पे कितना रिएक्शन आएगा और बैक पे कितना रिएक्शन आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रोलर सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो रोलर सपोर्ट पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन आता है नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो हमारे पास फ्रंट पे एक रिएक्शन आएगा और बैक पे एक रियर आएगा, रियर पे एक रिएक्शन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जिस चीज स्टेटेड है वो थोड़ी सी कभी कभार कंफ्यूज कर देती है लोगों को। द रिएक्शन एट ईच पेयर ऑफ व्हील्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही व्हील्स दिए में, ईच पेयर ऑफ व्हील का मतलब ये है कि जाहिर है ये चीज 3 डायमेंशन में होगी, तो हम उसका साइड व्यू देख रहे हैं। तो फ्रंट पे दो टायर हैं, एक टायर ये है, इसके पीछे एक टायर है, एक टायर ये है, इसके पीछे टायर है, ठीक है। ये चीज हमें इस सवाल को सॉल्व करने में बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही। सिर्फ फिजिकली चीज को रिलेट करने के लिए उन्होंने इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि फ्रंट व्हील पे कितना रिएक्शन है, उन्होंने बोला फ्रंट के व्हील के पेयर के ऊपर कितना रिएक्शन है, रेयर व्हील पेयर के ऊपर कितना रिएक्शन है। दो व्हील्स फ्रंट पे हैं, दो व्हील रेयर, ठीक है। तो हमें सॉल्व करने में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी जस्ट टेक अ रिएक्शन एट द फ्रंट, विल टेक वन रिएक्शन एट द बैक। फ्रंट पे जो हम रिएक्शन लेंगे ये फ्रंट के दोनों व्हीलों को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेयर पे जो हम रिएक्शन लेंगे वो रेयर के दोनों व्हीलों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट अफेक्टिंग अस। तो हमें वेट पता है और हमें सारे जो रिएक्शन निकालने और केबल के अंदर टेंशन निकालनी, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी डू विद दिस। हमारे पास सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम इन दोनों पॉइंट को हम नेम कर देते हैं, क्योंकि नाम नहीं दिए हुए तो हम इनको ए और बी कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे अगर इसकी फिगर डायग्राम बनानी है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यू कैन जस्ट मेक अ स्कीमेटिक लाइक दिस। ऑफ कोर्स आप एक रफ सी स्कीमेटिक बनाएंगे जब फिगर डायग्राम बना रहे होंगे। आपके पास ए और बी व्हील्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, इनका नाम आप अपनी मर्जी से देते हैं। आप एन ए एन बी कह सकते हैं, जस्ट टू शो यू कि इट डजंट रियली मैटर। मैंने इसको एन वन एन टू कह दिया, कुछ भी नाम आप दे दें, जस्ट यू शुड नो कि एन वन कहाँ पे लग रहा है, एन टू कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और हमारी जो केबल है उसके अंदर एक टेंशन है, और हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा जी से रिप्रेजेंट होता है, तो जी के ऊपर वेट एक्ट, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी होता है उसके ऊपर पूरा वेट एक्ट कर रहा होता है, तो जी के ऊपर हमारा वेट एक्ट कर रहा है। तो दिस इज द कंप्लीट सिस्टम। अब इस सवाल को मुझे सॉल्व करना, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे ज़ाहिर है एक एक्सेस सिस्टम भी चाहिए होगा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मैं अपना एक्सेस सिस्टम इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, दैट वुड मीन कि मेरे पास टी के कंपोनेंट्स भी बनेंगे, n1 के कंपोनेंट्स भी बनेंगे, n2 के कंपोनेंट्स बनेंगे, और w विल बी जस्ट इन y, ठीक है। w स्ट्रेट फॉरवर्ड, तीन फोर्सेस के मुझे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। हो सकता है नॉट दैट डिफिकल्ट, बट देयर इज एन इजियर वे टू डू इट। वो ये है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एक्सिस सिस्टम, आई टेक माई एक्सिस सिस्टम लाइक दिस। ये अलाउड होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर इफ समबडी गेट्स कंफ्यूज कि मैं कैसे लूंगा, मैं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेके सॉल्व करना चाहता हूँ, यू कैन टेक इट, इट विल स्टिल बी ऑलराइट। सवाल बिल्कुल सही सॉल्व होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कंपोनेंट ज्यादा निकालने पड़ेंगे। इस केस में यू विल फाइंड आउट कि हमें सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू के कंपोनेंट निकालने, दैट्स इट। हमें सिर्फ डब्ल्यू के कंपोनेंट निकालने, बाकी सारी चीजें या एक्स में या वाई में। टी जो है माइनस एक्स की डायरेक्शन में, n1 n2 जो है वो प्लस वाई की डायरेक्शन में। तो अगर आप अपने एक्सेस सिस्टम को इंटेलिजेंटली ओरिएंट कर दें रिलेटिव टू फ्री बॉडी डायग्राम, योर क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है।
ये एंगल जो हमारे पास हमें जो क्वेश्चन के अंदर एंगल गिवन था वो ये एंगल था वर्टिकल से इस एक्सिस का एंगल जो है ना प्लेन का एंगल 25 डिग्री। तो हमारा ये वर्टिकल और एक्स एक्सिस जाहिर है इस प्लेन की डायरेक्शन में, तो ये एंगल भी 25 डिग्रीज ही है। तो ये यहाँ पे हमने 25 डिग्रीज मेंशन भी किया हुआ, सही। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो निकलेगा वो 25 डिग्रीज कॉस से निकलेगा, और बाय कंपोनेंट जो निकलेगा, ये बाय कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी साइन 25, सही है ना। अच्छा जी, कोई भी क्वेश्चन बेटा कहीं पे हो तो मुझे स्टॉप कर दीजिएगा। ओके, कुछ कहना चाह रहा था तो बोल दीजिए, मुझे आवाज समझ में नहीं आई। ओके, तो अगर मैं इसकी फ्रीबॉडी डायग्राम लिखना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं W के कंपोनेंट्स लिख देता हूँ। तो W वाज 5500, तो 5500 cos 25 becomes WX, 5500 sin 25 becomes WY, तो WX WY की वैल्यूज आ गई, right? अब we are in a position to actually write summation fx, summation fy, summation fz, sorry, summation fx, summation fy and summation f। तो summation fx जो हमारे पास निकलेगा that is going to be simply t and wx। t हमारा x में है, wx भी हमारा x में, बाकी कोई फोर्स नहीं है। तो इसका फायदा क्या हुआ है एक्सिस सिस्टम ओरिएंट करने का, कि t डायरेक्टली निकल आया इन टर्म्स ऑफ wx, ठीक है, wx के टर्म में t आ गई, तो जो wx की वैल्यू थी वही t की वैल्यू हो गई। अब मुझे समेशन fy लिखते हैं। समेशन fy में मेरे पास क्या किया है, n1 भी है, n2 भी है, w का y कंपोनेंट भी, तो n1 प्लस n2 माइनस wy इक्वल्स टू 0, सही है। तो n1 प्लस n2 कम्स आउट टू बी 2320। अब मुझे समेशन m अप्लाई करना है। समेशन m में किधर अप्लाई करूंगा, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। तो आई कैन अप्लाई इट एट a, आई कैन अप्लाई इट b, आई कैन अप्लाई इट एट g, मैं कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो g पे अप्लाई करने का फायदा नहीं है, बिकॉज उस इक्वेशन में n1 भी आ जाएगा, n2 भी आ जाएगा, दोनों अननोन है। तो हम किसी ऐसी जगह अप्लाई करेंगे जहां पे कोई एक अननोन खत्म हो जाए। तो मैं आइदर a पे अप्लाई कर देता हूँ या b पे अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं a पे अप्लाई करूंगा तो n1 का कोई मोमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक अननोन बचेगा n2, वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं b पे अप्लाई करूंगा तो मैं n1 फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई इट एट a के ऊपर अप्लाई करेंगे तो t का मोमेंट है, t का डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर दैट इज 24, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा। यू कैन नाउ चेक दिस थिंग, ठीक है, जब यू कैन लुक एट द प्रॉब्लम लेटर ऑन एंड विजुअलाइज दिस। डब्ल्यू वाई का मोमेंट क्लॉकवाइज है a के अबाउट, डब्ल्यू एक्स का मोमेंट भी क्लॉकवाइज है x के अबाउट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट वी हैव सेड, हम इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के ना यहाँ पे कहीं इस वेक्टर को यहाँ पे मूव कर सकते हैं डब्ल्यू एक्स को फॉलो, एंड देन यू कैन सी कि इसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन बन रही है वो इस तरीके से बन, विच इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वेक्टर को पॉइंट के परपेंडिकुलर ले आए एंड देन इट इज बेटर टू विजुअलाइज। फॉर एग्जांपल अगर मैं डब्ल्यू वाई को यहाँ पे ले आऊँ, इट इज बेटर टू विजुअलाइज कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। डब्ल्यू एक्स का मोमेंट क्लॉकवाइज है, डब्ल्यू वाई का मोमेंट क्लॉकवाइज है, एन टू का जो मोमेंट है, एन टू का मोमेंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम सबके मोमेंट्स ऐड कर सकते हैं समेशन एम के अंदर। डिस्टेंसेस सारे डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो फॉर एग्जांपल n2 का a से डिस्टेंस जो है दैट इज 25 प्लस 25 50, t का डिस्टेंस इज 24, wy का डिस्टेंस, ये wy है ना, wy की ये वाली लाइन बन रही, दिस इज द लाइन ऑफ wy, इसका a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 25। सर ये N250 कैसे हुआ? 25 नहीं हुआ? बेटा a तक जाना है, यहाँ तक जाना, ये डिस्टेंस 25 है, ये डिस्टेंस 25, टोटल डिस्टेंस कितना है 50, सही है। जी तक का डिस्टेंस है 25, तो आगे तक है ना 25 ऐड करना, सही है जी। और हमारे पास डब्ल्यू एक्स जो है ये वाला, डब्ल्यू एक्स की ये वाली लाइन बन रही है, इसका ए से डिस्टेंस कितना है 30। तो सारे डिस्टेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, यू कैन इवन मेंशन दैट हियर, दिस इज पॉजिटिव, एंड एक चीज बची है n2, वी कैन फाइंड दैट आउट, सही है। सेम काम हम बी पे मोमेंट लेके भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यू डोंट नीड टू डू बोथ ऑफ देम, बट अगर हम एम बी लेना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आई कैन टेक द मोमेंट एट बी। उससे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास n1 का मोमेंट निकलेगा इंस्टेड ऑफ n2, एंड आई कैन फाइंड आउट n1,
डायरेक्टली। अब जब मेरे पास n1 आ जाएगा तो आई कैन मूव एंड गेट टू दिस इक्वेशन एंड कैन फाइंड आउट n2। अगर मैंने समेशन ma से n2 निकाला है तो आई कैन प्लग दिस हेयर एंड फाइंड आउट n1। दोनों चीजें पॉसिबल, ठीक है। तो दोनों मोमेंट की इक्वेशन लगाना जरूरी नहीं है, बट यू कैन डू इट इवन इफ यू वांट टू। अगर आप लेट्स से कि मैं दो मोमेंट की इक्वेशन से दो सॉल्यूशंस देना चाह रहा हूँ, दैट इज पॉसिबल। हम लोग ये चीज 3D में जाके थोड़ा सा और भी देखेंगे कि हाउ इज दैट पॉसिबल, बट यूजुअली दो फोर्सेस की इक्वेशंस और एक मोमेंट की इक्वेशन से चीज थोड़ी आसान हो जाती है, बिकॉज फोर्सेस की इक्वेशन आर रिलेटिवली इजी टू अप्लाई। ठीक है सर, जी बेटा। टी पर मूवमेंट लग सकता है? टी इज नॉट अ पॉइंट। देखें आपका पॉइंट जो होगा ना, पॉइंट आपका ये वाला होगा। इसको लेट्स कॉल दिस डी पे मोमेंट लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या है? इस केस में प्रॉब्लम ये है कि सारी फोर्सेस का मोमेंट आएगा, कोई एक फोर्स भी खत्म नहीं होगी। n1 का मोमेंट भी होगा, n2 का मोमेंट भी होगा, wy का भी होगा, wx का भी होगा। ठीक है, देखें wx जो है ना यहाँ पे दैट इज 30 और d 24 पे, तो यहाँ पे ना wx जो एक्ट कर रहा है उसका यहाँ पे 6 इंचेस का ना आर्म आ रहा है। तो wx का भी मूवमेंट है, wy का भी मूवमेंट है, n1 का भी मूवमेंट है, n2 का भी मूवमेंट है। पॉइंट डी के ऊपर आप मूवमेंट लगा सकते हैं, बट इट इज नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, इस तरीके से जी पे भी लगा सकते हैं, बट वो भी अच्छी चॉइस नहीं है, बिकॉज उसमें n1 n2 दोनों आ रहे हैं। जब दोनों आ जाएंगे तो आपको इस इक्वेशन को n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 2320 और समेशन mg वाली इक्वेशन को या फिर समेशन md वाली इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा n1 n2 निकालने के लिए। दैट्स नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, तो ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस की जगह पे सिंगल वेरिएबल बच जाए और उसको फिर आप सॉल्व करें। दैट्स आइडिया। ठीक है, अटेंडेंस बेटा सब लगा रहे हैं। शाहरुख बेटा, आप अपनी अटेंडेंस अगर आपने नहीं लिखी तो लिख दीजिए, क्योंकि सब लोग लिख रहे हैं। यू शुड ऑल्सो राइट इट। आई एम एक्चुअली डन। अगर कोई चीज़ पूछने की है तो पूछ लीजिए, और ठीक है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। अटेंडेंस अगर सबने लगा दी, जिसने लगा दी है दे कैन लीव। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू आंसर इट। ठीक हो गया जी। सर मोमेंट ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ फोर्सेस कम हो, जहाँ पे अननोन्स ज्यादा हो, जहाँ पे अननोन्स हो। अभी हमारे पास ए और बी दोनों पे एक एक अननोन है, तो मैं ए पे लगाऊं बी पे लगाऊं एक ही बात है। बट अगर मैं पिछले सवाल में आ जाऊं ना, इस सवाल में क्या किया हमने, ऐसी जगह लगाया सी पे जहाँ पे दो अननोन थे। तो अगर मुझे सिर्फ एक्स निकालना होता ना, और मैं सी पे लगाता जहाँ पे दो अननोन थे, दोनों दो अननोन एलिमिनेट हो गए इक्वेशन में से। तो इस इक्वेशन में सी एक्स भी नहीं आ रहा, सी वाई भी नहीं आ रहा। मतलब जितने कम अननोन होंगे उतनी जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही। आइडियली अगर एक अननोन बचे मोमेंट की इक्वेशन में तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इजी, बिकॉज उस केस में हमारे पास उस इक्वेशन से डायरेक्टली वो अननोन सॉल्व हो जाएगा, हमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम एक्चुअली डन। आप लोगों की क्लास का टाइम भी ऊपर हो चुका है, तो अगर किसी ने अटेंडेंस लगा दी है, इफ दे वांट टू लीव दे कैन लीव। अगर कोई क्वेश्चन है तो आई एम स्टिल हियर टू आंसर देम। जो जाना चाह रहा है जा सकते। कोई सवाल नहीं है बेटा? ठीक है, फिर लेट्स एंड दिस सेशन एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, एंड एग्जाम के अंदर डोंट डिस्कस अमंग योरसेल्व्स, दैट एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर यू, बिकॉज एक मिस्टेक हुई है क्लास में और वो मिस्टेक प्रोपोगेट हो गई है सबके अंदर। एटलीस्ट जितने मैंने देखे थे, सब जिसने भी किया उसने वही आइडिया यूज किया। तो डोंट डू दैट, दैट डजंट एक्चुअली हेल्प यू इन एनी वे। सही है बेटा? तो लेट्स एंड दिस सेशन एंड इंशाल्लाह अगली क्लास में विल कंटिन्यू। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।